हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पाइथन का इंटरप्रेटर कैसा होता है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। पाइथन के एडिटर पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम ऐड करके उसको एक्सप्लेन किया था। तो जो बिगनर्स होंगे उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियरी प्रोग्राम था। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने लेक्चर को एंड किया था, जिस प्रोग्राम पे एंड किया था, हम वहीं से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आइडियली सर्च करते हैं पाइथन आइडियली, और एडिटर ओपन कर लेते हैं। अब हम उस फाइल को सर्च करेंगे जिस पे हम ऑपरेट कर रहे थे। तो हम फाइल में जाएंगे और ओपन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओपन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा हुआ था। फिर पाइथन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे एंड हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ऑपरेट किस पे कर रहे थे? हम लोग ऑपरेट कर रहे थे न्यू पे। तो न्यू को हम ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए, यही वो फाइल थी जिस पे हम ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। और इसके साथ एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने डायग्राम यूज किया था वो ये डायग्राम था। देखते हैं कि इस प्रोग्राम को और थोड़ा वन एक्सटेंड आगे ले जाते हैं। अब इस प्रोग्राम, ये जो हमने प्रोग्राम किया है एडिशन का, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। एक क्वेश्चन जो इसमें इरेज होता है वो ये होता है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 50 ही आना है। समेशन हमेशा 50 ही आना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने x और y की जो वैल्यू है वो पहले से ही असाइन कर दी है। तो कंप्यूटर को पहले से ही वो वैल्यूज मिल गई है, इसलिए वो उसी पे ऑपरेट कर रहा है बार बार। बट पाइथन में या अदर लैंग्वेज में हम इसको बदल सकते हैं। मीन्स हम कंप्यूटर्स को वैल्यूज एट द एंड टाइम भी दे सकते हैं। प्रोग्राम जब रन हो जाए उसके बाद भी हम उसको वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो देख, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x का जो वैल्यू हमने असाइन किया है उस या मैं एक और इसके लिए एक नई फाइल ले लेता हूँ। पाइथन आइडियली में ही एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो कंपेयर करना दो प्रोग्राम को। तो चलिए, मैं एक नई न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको फिर से मुझे क्या करना होगा, फिर से मैं सेव के ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने जो प्रोजेक्ट की फाइल है उसमें मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मैं इसको new2 के नाम से सेव कर देता हूँ। .py के नाम से मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारी एक नई फाइल बन गई और अब हम इस पे काम करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इसी प्रोग्राम को एक एक्सटेंड आगे ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको कोड को कॉपी किया एंड कॉपी करके मैंने इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें से हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे। देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। x की वैल्यू पहले से ही असाइन है तो हम उसको हम चेंज करेंगे। अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू प्रोग्राम रन होने के बाद हमें मिले, ताकि हम अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू पास करें कंप्यूटर उसको वो कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करे, ठीक है। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसके लिए हमें x के साथ उसका डेटा टाइप लगाना होगा। तो डेटा टाइप क्या होता है मैं डिस्कस करता हूँ। x के साथ मैंने एक डेटा टाइप लगाया, वो सपोज कीजिए कि मैंने इंट लगाया, इंट फॉर इंटीजर डेटा टाइप लगाया। और एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है इनपुट नाम का, जिसके थ्रू यूजर से कोई भी डेटा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इनपुट यूज किया, सेपरेट करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स यूज किए एंड अब क्योंकि कोई भी फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखी जाती है, तो यही एक प्रोसेस है लिखने का। तो अभी फिलहाल के लिए आप यही याद रखिए कि यही एक प्रोसेस है लिखने का पाइथन में। इनपुट लिखा और इनपुट लिखने के बाद हम एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, एंटर एनी नंबर, राइट। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने क्या किया, हमने x वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं x वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं करके उसकी जगह पे हमने एक स्ट्रिंग पास किया जिसमें हम यूजर से एक वैल्यू मांग रहे हैं कि कोई एक नंबर मुझे दीजिए, एंटर एनी नंबर, राइट। तो अब यूजर जो भी नंबर पास करेगा उसके बेसिस पे वो नंबर x में जाके असाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
फिर से इसको समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे रैम के इनसाइड में एक मेमोरी ब्लॉक बन गई। किस नाम की मेमोरी ब्लॉक बन गई? ये हमारा लेट सपोज रैम है, और इस रैम के इनसाइड में एक मेमोरी ब्लॉक तो बन गई, ठीक है। अब ये मेमोरी ब्लॉक किस नाम की बनी? ये मेमोरी ब्लॉक बनी एक्स के नाम की, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि ये एक्स के नाम की मेमोरी ब्लॉक हमने क्रिएट की है, तो ये एक्स के नाम की मेमोरी ब्लॉक बन गई। लेकिन एक्स में कोई वैल्यू पास हुआ क्या? नहीं, अभी एक्स में कोई वैल्यू पास नहीं हुई है। हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास किया है जो कि प्रोग्राम रन होने के बाद डिस्प्ले होगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगी। मतलब हमने एक एम्प्टी बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें वैल्यू बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम y के वैल्यू को भी अगर हम हटा दें और उसकी जगह पे हम फिर से इंटीजर टाइप लेके इनपुट फंक्शन के थ्रू हम एक वैल्यू पास कर दें, एक स्ट्रिंग पास कर दें कि एंटर अनदर नंबर, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो y की जगह पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंटर अनदर नंबर। तो हम जो नंबर पास करेंगे वो y नाम के वेरिएबल में असाइन होगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फिर से एक मेमोरी ब्लॉक बन गई, और वो मेमोरी ब्लॉक किस नाम की बनी? वो मेमोरी ब्लॉक बनी y नाम की, ठीक है। अब y नाम की जो मेमोरी ब्लॉक बनी है और x नाम की जो मेमोरी ब्लॉक बनी है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो सम नाम की मेमोरी ब्लॉक बनेगी या बनी हुई है उसमें भी कोई वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि सम में जो वैल्यू जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो x एंड y पे डिपेंड करता है। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया और अब इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने इसको सेव किया और रन किया, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आया? फर्स्ट स्टेटमेंट आया एंटर एनी नंबर। अब ये कहाँ के लिए नंबर मांग रहा है? ये नंबर x के लिए मांग रहा है, बिकॉज x तब तक प्रोसेस नहीं हो सकता जब तक उसकी वैल्यू असाइन नहीं होगी। हमने कोई वैल्यू असाइन की नहीं, तो अब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने 87 पास कर दिया, तो ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने आगे क्या लगा रखा है? हमने प्रोग्राम में इसके आगे में प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट हुआ, जिसमें कि 87 कहाँ जाके स्टोर हो गई? 87 स्टोर हो गई हमारी x में जाके। तो x में क्या वैल्यू गई? x में वैल्यू गई 87, राइट। आई थिंक ये x में 87 चली गई, राइट। अब y की बारी। y में भी कोई y भी प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। इसकी जगह पे हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ, तो वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया? हमारे पास स्टेटमेंट आया एंटर एनी नंबर, अनदर नंबर। तो लेट सपोज मैंने 98 पास किया और एंटर किया, तो ये 98 मेमोरी में चली गई। तो 98 जो मेमोरी में गई वो किसकी जगह पे गई? वो y की जगह पे गई। तो y की जगह पे स्टोर हो गई 98। अब 87 प्लस 98 के समेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंप्यूटर को जो दो वैल्यूज मिली हैं, कंप्यूटर को जो दो वैल्यूज मिली हैं वो दो वैल्यूज x एंड y की मिली है, और उसके नीचे क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, तो इंटरप्रेटर को पहले x की वैल्यू मिली, फिर y की वैल्यू मिली। अब इसकी नीचे वाले लाइन पे इंटरप्रेटर को एक लॉजिक दिख रहा है सम इक्वल टू x प्लस वाई। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? x की वैल्यू को x की जगह पास कर देगा, y की जगह वैल्यू को y की जगह पास कर देगा, और बीच में हमने एडिशन ऑपरेटर लगा रखा है, तो वो क्या होगा? एडिशन, नंबर्स का एडिशन हो जाएगा। एंड एडिशन होने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू किस में जाके? सम में जाकर हो जाएगी। ये इक्वल टू जो मैथमेटिक्स में हम जनरली इक्वल टू पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में ये एक्चुअली क्या कहलाता है?
कंप्यूटर में ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है, जो कि लेफ्ट साइड में यूज करते हैं, और ये किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के इनसाइड में असाइन करती है। मींस x प्लस वाई से जो वैल्यू क्रिएट होगी वो सम में जाके असाइन हो जाएगी, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट देखते हैं, तो ये रहा हमारा आउटपुट, सम ऑफ टू नंबर इज 185। तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड और हम कह सकते हैं कि हम रन टाइम पे भी वैल्यूज ले सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं, जहाँ पे हम वैल्यूज को रन टाइम पे पास कर सकें और किसी भी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आउटपुट कंप्यूटर से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटर अप्रोच है पहले वाले अप्रोच से। बट चलिए हम दोनों अप्रोच जो हमने पहले प्रोग्राम किया था और जो भी हमने प्रोग्राम किया है, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। चलिए अब हम दोनों ही प्रोग्राम जो हमने किए थे, जो हमने पहले किए थे और जो अभी किया, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर करके कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये हमने जो पहले प्रोग्राम किया था वो विजिबल है, और राइट साइड में जो हमने अभी प्रोग्राम किया है वो विजिबल है। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने कंपैरिजन पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने x के जगह पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी है 10 की, राइट। लेकिन दूसरी प्रोग्राम में हमने x के जगह पे इंट लिया है। तो ये क्या डिफरेंस है? देखिए, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमें डेटा टाइप यूज करने की रिक्वायरमेंट तब नहीं पड़ती है जब हम पहले से ही कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर इतना तो इंटेलिजेंट है कि वो ये समझ लेता है कि x एक वेरिएबल है जिसमें 10 एक नंबर है, वही जाके स्टोर होनी है। तो जो टाइप बनेगी x नाम की वेरिएबल की, वो किस टाइप की बन जाएगी? वो इंटीजर टाइप की बनेगी। मतलब उसमें वो 10 ही जाके स्टोर होना है, इसलिए वो इंटीजर टाइप की बनेगी। ये ऑब्वियस है। तो इतना स्मार्ट तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है। बट दूसरे केस में जहां पे हम x को कोई वैल्यू ही पास नहीं कर रहे हैं, वहां उसकी जगह पे हम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो ये इंटरप्रेटर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि हमने x की कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो x इंटरप्रेटर के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा समझना कि x में किस टाइप की वैल्यू असाइन होने वाली है। हो सकता है x में कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू असाइन हो जाए, हो सकता है कोई फ्लोटिंग वैल्यू जैसे डेसिमल वैल्यू असाइन हो जाए, हो सकता है x में कोई हम स्ट्रिंग को असाइन कर दें, हो सकता है हम x में किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को असाइन कर दें। ठीक है, तो किसी भी टाइप की वैल्यूज को हम x में असाइन कर सकते हैं। ठीक, मतलब तो ये कंफ्यूजिंग टर्म है जिसको कंप्यूटर जो इंटरप्रेटर समझ नहीं पाएगा। तो जब हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं जहां पे हम वेरिएबल की वैल्यू उस समय पे असाइन नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें डेटा टाइप लगाना होता है। तो जब हमने x के आगे इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर से के बाद जब हम इंट यूज कर लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंटरप्रेटर के लिए ये एक मैसेज है कि x एक वेरिएबल है जिसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू जाके स्टोर होगी। और इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है? इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, राइट। तो इन सेम केस y के साथ भी हमने इंट लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि y एक वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही कंटेन करेगी, और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने y इक्वल टू इंट लिया है, उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लूँ फ्लॉट, तो अब क्या होगा? अब फ्लॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लॉट रिप्रेजेंट करता है डेसिमल वैल्यूज को। इसका मतलब है ये एक इंस्ट्रक्शन है y के लिए कि यूजर से जो इनपुट आने वाला है y की प्लेस पे, मीन्स y नाम के वेरिएबल के प्लेस पे, वो किस टाइप की होगी? वो आइदर डेसिमल वैल्यू होगी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों प्रोग्रामिंग में।
तो क्या इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि पाइथन में जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, और अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय में ही वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर दे रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह के डेटा टाइप को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम पे कोई वैल्यू मिले किसी वेरिएबल को, तो हमें उस वेरिएबल के लिए डेटा टाइप असाइन करना पड़ेगा, ताकि इंटरप्रेटर कंफ्यूज ना हो कि x की जगह y की जगह या किसी भी वेरिएबल की जगह कौन सी वैल्यू आने वाली है। अब मुझे लगता है कि अब आप दोनों ही प्रोग्राम से अवेयर हो चुके हैं एंड आप दोनों ही तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिस्टम पे बैठिए और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। एक बात याद रखिए, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीडियम होती है एक दूसरे से कम्युनिकेशन की। तो वैसे ही सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो एक मीडियम है, वो मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये अब अगर मुझे हिंदी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, और मैं राइटर तभी बन सकूँगा जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो सेम चीज़ अप्लाई होती है प्रोग्रामिंग के साथ, कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, बट आप कितने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लॉजिक कितना बनाना सीख रहे हैं। लॉजिक बनाइए, और धीरे धीरे शुरू में प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लगती है, पर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे और वो आसान लगने लगेगी जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता रहेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमको डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर थ्योरी पार्ट की ओर लौटेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम के ग्रामर के बारे में, जहाँ पे हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, कितने तरीके से असाइन की जाती हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, पाइथन में कितने तरह की डेटा टाइप्स यूज होती हैं, क्या पर्पस होता है डेटा टाइप यूज करने का, एट द सेम टाइम कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है बिफोर कि हम डेप्थ में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करें या फिर हम आगे बढ़ें। अगर आपका ग्रामर पोर्शन एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। तो स्टे ट्यून एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।